हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज टॉपिक में बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 10.2 की। इसका हम लोग पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये पार्ट 2 कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 4 क्वेश्चन के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन थे, वो हमने छोड़ दिए थे। उनको आज हम लोग कवर करेंगे और समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि इससे पहले वाला जो सेशन था वो 1 घंटे से भी ज्यादा का बन गया था। इसी रीजन से हम लोगों को ये दूसरा सेशन लेना पड़ रहा है, ताकि ये छोटा रहे और हमारा मैनेज हो सके, ज्यादा टाइम के लिए ये बड़ा ना हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो आज के सेशन में जो भी बातें होंगी वो पुराने वाले सेशन से पूरी की पूरी रिलेटेड होंगी। तो इसलिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप पुराना वाला सेशन जो पार्ट 1 है वो आप देखें, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोगों ने शुरुआत से कौन सी बातें करी थी और कौन कौन सी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इसमें किस तरह के फॉर्मूले आने वाले हैं, किस तरह की चीजें आने वाली हैं, ये सब की सब चीजें आपको पुराने वाले सेशन से ही कंप्लीट होंगी। तो पुराना वाले सेशन बिल्कुल देखें। और आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, यूपी 10th की मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट खोलें, उसी में आपको सारे आपकी बुक के सॉल्यूशन लगे हुए मिलेंगे। एक एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसमें आपको दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर आपको तब भी नहीं वो मिल रहा है तो आप लोग आई कार्ड बटन, इसी वीडियो के आप राइट कॉर्नर पे देख रहे होंगे, तो आपको एक आई कार्ड बटन मिलेगा, उसमें 5 वीडियो लिंक किए जाते हैं, उसी में से कोई एक वीडियो पुराना वाला आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हुई जानकारी जहां से आप लोगों को पूरा का पूरा कवर अप करना है। चलिए, तो आज सेशन की शुरुआत करेंगे और सेशन को शुरुआत करने से पहले सबसे पहला काम हमारा होता है सेशन को एक बार शेयर कर देना। तो सभी लोग दोस्तों से एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जितने भी लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली चीजों का जो भी सिलेबस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज अपने क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट कर लिया था? लास्ट में हम लोगों ने शायद 9 तक कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल, आज हमारी बारी है 10th को स्टार्ट करने की। हालांकि आज के उसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आज हम लोग डायरेक्ट 10th से सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे कैसे हमको करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं पर मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। जरा इस बात को बहुत ध्यान से देखें। हमने कहा कि यहां पर एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाएं। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई थी क्वेश्चन पढ़ते कि तो एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अच्छा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कहां मिलेगा? आप कहेंगे ना सर यहां पर बन रहा है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यहां बन गया। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, अच्छा स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाली, जरा बात को समझो। स्पर्श बिंदु यहां पर है, स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड, ये देखिए रेखाखंड मिला दिया, और केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये केंद्र पर जो अंतरित कोण है, ये कोण केंद्र पर अंतरित कोण कहां लिखा है? 1 मिनट। हाँ, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल समपूरक होता है, ये बताना। समपूरक का मतलब क्या हो गया? जोड़कर 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब इसको और इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो 180 डिग्री बन जाना चाहिए। ये बात हमको यहां पर प्रूफ करनी है। जरा बात को बहुत ध्यान से समझे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से फील करें। आपको पता है ये स्पर्श बिंदु है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यहां पर एक कोण केंद्रित हो रहा है, यहां पर केंद्र पर भी एक कोण अंतरित हो रहा है। इन सबको पहले तो कोई नाम दे दें, PQRSO। क्या समझ में आ गया? एस नहीं है, OPQR, हमने इसको नाम दे दिया। और जरा बात को बहुत ध्यान समझे। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि सिद्ध कीजिए। आपको पहले यह बता दें कि काम क्या है। काम यह है कि सिद्ध कीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास में जो एंगल POR आएगा उसका एडिशन PQR के साथ में 180 डिग्री आएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। 180 डिग्री आएगा, ये बात आपको यहां पर समझनी चाहिए। चलिए, उसके बाद ये चीज आने के लिए हमें करना क्या चाहिए? पहले तो आप ये कॉमन सेंस लगाएं कि इसमें कहां से शुरुआत की जाए। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत बेसिक चीज है। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, एक तरह का चतुर्भुज दिख रहा है, जिसमें मैं कह सकता हूं कि ये पतंग है।
कौन सा चतुर्भुज है? ये पतंग है, काइट वाला चतुर्भुज है ये। क्यों? क्योंकि उसके भाई संलग्न भुजाएं बराबर होती थी। आखिर पतंग कैसी होती थी? ऐसी ही तो होती थी पतंग, जिसमें ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर होती। तो क्या ये स्पर्श रेखा इस वाली स्पर्श रेखा के बराबर नहीं होगी? आप बात को बताइए। ये होता है। उसके बाद में ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर नहीं होगी, तो एक तरह का चतुर्भुज ही तो है आपके पास में। अच्छा, ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर चतुर्भुज वाली ही प्रॉपर्टी से आंसर आने वाला है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये दोनों 180 डिग्री बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे, जरा बात को समझे। क्या आप ये बात जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया जो त्रिज्या होती है वो उस पर लंब का कार्य करती है? ये बात समझते हैं कि नहीं? तो ये जो त्रिज्या है इस पर लंब का कार्य करेगी, तो इसका मतलब ये वाली भी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी 90 डिग्री का बनाएगी, ये भी 90 डिग्री मान लेकर आएगी। तो जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हमने इसको कैसे बोला? चूंकि एंगल ओ पी आर सॉरी आर तो है ही नहीं, ओ पी क्यों जाएगा ना। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, ये दोनों ही किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के। कहां से बता रहे हैं? प्रमेय संख्या 1 मैंने हर बार आपको पढ़ाई है, वहीं से बता रहे हैं। 10.1 में मैंने प्रमेय संख्या 1 पढ़ाई थी, 10.2 को स्टार्ट करते समय भी प्रमेय संख्या 1 पढ़ाई थी। ये उसी से लाया गया है कि ओपी क्यू और ओ आर क्यू 90 डिग्री आता है, प्रमेय संख्या 1 से हमें पता चलता है। अच्छा, अब हम लोग यहां करें क्या? जब ये बातें हमको समझ में आ गई तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई साहब आप यहां पर चतुर्भुज ओ पी क्यू आर में सभी कोणों का योग कितना होता है? सभी कोणों का योग, जो बच्चे समझदार हैं पता चल गया होगा, 360 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में ये जब आपने लिख दिया है तो अब आपको पता चल गया, सभी कोण जोड़ दीजिए। ओ पी क्यू प्लस पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर प्लस यहां से ले लीजिए क्यू आर ओ, एंगल क्यू आर ओ प्लस अब ये वाला लिखना है आर ओ पी, इन सबको जोड़ने से 360 आएगा। ये बात हमको पता चलती है। जहां पर ओ पी क्यू ये वाला जो है ये 90 डिग्री का है। एंगल पी क्यू आर ये जो है हमें नहीं पता है, इसी को ही हमें संपूरक दिखाना है। क्यू आर ओ ये हमारे पास में 90 डिग्री है, प्लस आर ओ पी ये इसके साथ ही तो हमें संपूरक दिखाना था, हमें यही तो प्रूफ करना था भाई साहब। 360 डिग्री, ये देखिए 90, ये 90 180 को उठा के उधर भेज दिया जाए तो माइनस में हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर, अच्छा इसको आर ओ पी को मैं क्या पी ओ आर लिख लूं? एंगल पी ओ आर, अरे भाई ऐसे एक बात समझ लो ना, आर ओ पी पढ़ो चाहे पी ओ आर पढ़ो, बात तो आप इसी एंगल की करोगे। इक्वल टू 360 माइनस 180, ये हो गया 180। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी ओ आर, आपके पास में आंसर आ गया। देखिए यही तो प्रूफ करना था। पी क्यू आर में पी ओ आर जोड़ने से 180 डिग्री आएगा, अर्थात ये दोनों एंगल जब जोड़ने से 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का समपूरक है। क्या यहां तक कोई समस्या है? बताइए स्टूडेंट्स। इतने ही शब्दों में आपको ये सब समझा देना था। संपूरक है, इसके नीचे आप लिख दीजिएगा, अर्थात एंगल पी ओ आर, एंगल पी क्यू आर एक दूसरे के संपूरक आएंगे। संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने से 180 डिग्री बनता हो। तो देखो ऐड करने से किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर आता है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 11th वाला देखेंगे। इसी के साथ में 11th क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा गया है उसको समझते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए मैं बार बार बता दूं, अगर आपने पुराना वाला सेशन देख लिया है तो जरूर आपको ये सेशन समझ में आ गया है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं भी देखा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने इतनी डिटेल में ही आपको सारे के सारे स्टेप जो है, कहां से कौन सा स्टेप बन रहा है, ये सब बातें बता दी हैं। तो अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो यकीन करो आप पुराने सेशन के लिए अभी तक पुराना सेशन नहीं देखे हो, इसीलिए आप तैयार नहीं हो इस सेशन के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आ गया है तो समझ लो कि हाँ बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो जरा आप अपने बेस को मजबूत करो। बेस जो है ना आपका पुराने वाले सेशन में छुपा हुआ है। आइए सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। स्टूडेंट्स किसी वृत्त के परिगत का मतलब बाहर की तरफ जो चतुर्भुज बने, तो ये एक हमने वृत्त बना लिया, इसके बाहर की तरफ एक चतुर्भुज बनाना है हमको। ये लीजिए
एक चतुर्भुज हमने बना लिया ऐसे, ठीक है। हाँ, परिगत, एक चतुर्भुज, परिगत का मतलब होता है कि वो जो चतुर्भुज की भुजाएं होनी चाहिए ना, वो इससे टच होती हुई जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, बात करते हैं इसको करना क्या है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। इन्होंने कहा है कि परिगत समांतर चतुर्भुज है। देखिए, हम बना तो नहीं पाए हैं समांतर चतुर्भुज, बट आपको ये याद रखना है, या हम कोशिश कर सकते हैं बनाने की, समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे किया, ये आमने सामने की दो भुजाएं हमने लंबी कर दी, ये ऐसे कर दिया, हाँ। अच्छा, उसके बाद में हमें कुछ ऐसे डालना चाहिए था, यहां पर ऐसे जाएगा और उसके बाद में ऐसे, लेकिन ये तो टच ही नहीं होगा फिर, ठीक है। ये टच नहीं हो रहा है, आप जरा मुझे 1 सेकंड का समय दें, ये तो टच ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, अगर टच नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसको हमें वैसे ही बनाना चाहिए जैसे हम लोगों ने बनाया था, या फिर हमें टच कराना पड़ेगा भाई। ये अगर आप देखिए समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्री हैंड में तो ये बनने से रहा, बन नहीं पा रहा है, ठीक है। आप इसको परेशान मत होइए, ये मत बनाइए। या फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि आप लोग इसको यहां से लेकर ऐसे बना लीजिए, जिसमें आपको दिखेगा कि ये भुजा बहुत छोटी हो जाएगी जिसकी वजह से, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें टच करके निकालना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में देखिए समांतर चतुर्भुज भी बन गया और साथ ही साथ परिगत भी हो गया। तो जिसमें आप देख रहे होंगे ये ए है, यहाँ पर स्पर्श कर गया ये वाला, ये B है, यहाँ पर स्पर्श कर गया, ये C है जो कि यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ये D है, ठीक है। तो ये बाहर से आप देख रहे होंगे चतुर्भुज जो है परिगत वाला इस तरह से आपको बनके तैयार हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया चीजें हमको मिल गई हैं। हमको करना क्या है स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे कहा क्या था चैप्टर में, क्वेश्चन में इन्होंने जो हमसे कहा था कि ये सम चतुर्भुज है, ऐसा प्रूफ करके दिखाइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा ये समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जिन बच्चों को समांतर चतुर्भुज नहीं पता है वो मैं बता दूं क्या होता है। जब आप दो लाइनें ऐसे डालते हैं और इनको तिरछा बनाते हैं तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर रहेंगी और बराबर रहेंगी, बिल्कुल आयत की तरह होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और बात होती है कि दोनों बराबर होती हैं। अब इसको आपको प्रूफ करना है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है, बिल्कुल इसी के जैसा बनता है लेकिन उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल वर्ग की तरह। तो मतलब ये प्रूफ करके लाना है कि दिया है इन्होंने, क्या दिया है कि CD जो है वो बराबर है AB का। बोला ना, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। CD बराबर है AB का और साथ ही साथ CD बराबर AB का हो गया, CB बराबर DA का हो गया, CB बराबर DA का हो जाएगा। ये बात हमको दी गई है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास में सिद्ध ये करना है कि ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज ये होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समचतुर्भुज अभी बना के दिखाया, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो मतलब हमें प्रूफ ये करना है कि AB जो होगा वो बराबर होगा BC का, BC जो होगा वो CD का, और CD जो होगा DA का। मतलब चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, हमें कुछ इस तरह का जुगाड़ लगाकर दिखाना पड़ेगा। क्या इतनी बात से आप सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं, बताइए। ये चीज आपको प्रूफ करके लानी है कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब और समझिएगा जरा। आप मुझे ये बताइए, स्पर्श रेखाओं की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये होती है कि बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं एक दूसरे की। बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा सदैव एक दूसरे की बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा ये तो एक किनारे कर दीजिएगा, चूंकि बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से डाली गई, ये ईला लिख रहा है ना, डाली गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, समान होती हैं। राइट स्टूडेंट्स, जरा बात करें बिंदु A से जो स्पर्श रेखा डाली जा रही है उसके बारे में। पहले इसको नाम दे दें, PQRS। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, PQRS हमने जब नाम दिया तो अब आप हमें ये बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि AP जो होगा वो AS का बराबर होगा?
AP जो होगा वो बराबर होगा AS का। इतनी बात आप कह सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद में अब ये जो BP आएगा ना, ये BP हमारा BQ के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि BP बराबर हो जाएगा BQ का, राइट। और साथ ही साथ BP बराबर BQ का हो गया। ये QC जो है वो CR का बराबर हो जाएगा, तो QC जो है वो CR का बराबर हो जाएगा, तो हमने लिखा कि जो QC है वो CR के बराबर हो जाएगा। CR जो है वो मेरा RD के बराबर हो जाएगा, और ये RD जो है मेरा DS के बराबर हो जाएगा, DS के बराबर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों? इसको लिखने का ना एक तरीका था मेरे पास, इसीलिए मैंने पहले इधर, इसको इधर, जितने भी आप देख रहे होंगे लाइन वाली जो लाइनें है ना, उसको आप कुछ इस तरह से अरेंज करें कि AP वाला जो हो वो BP वाले के ही साथ हो। देखिए AP वाला BP वाले के ही तरफ है। फिर मैंने BP वाले को BQ के साथ इक्वल दिखाना था, तो BQ वाले को और BP वाले को मैंने कुछ इस तरह से रखा कि BQ के साथ में QC आना चाहिए था, तो QC और CR को मैंने देखो BQ के साथ ही QC रखा हुआ है। तो मतलब एक लाइन वाली जो चीजें होनी चाहिए वो एक तरफ आनी चाहिए। ये अरेंजमेंट करते समय ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इन सबको जरा आप ऐड कर दें। ऐड करने से क्या होगा, आपको एक लाइन मिलेगी यहां पर, वो लाइन से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हमने कहा समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। तो आपको पता चल गया बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा A से P तक, A से AS तक जो डाली गई थी वो दोनों बराबर है, हमने लिख दिया। सबको ऐसे ही लिखा हुआ है। इन सबको आप क्या करें, जोड़ दें। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि AP + BP + CR + RD प्लस इक्वल टू में जो RHS है उनको जोड़िए, AS, BQ, QC और DS। क्या इतनी बात से सेटिस्फाइड हैं स्टूडेंट्स? देखिए क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं। इसी वजह से पुराने सेशन में किया भी नहीं गया था, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चंस क्या है, ज्यादा लंबे हैं। कराते समय कम से कम ये आधा घंटा 1 घंटा तो लेके जाने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए इनको छोड़वा दिया गया था। बट अभी जो आप लोगों को करना है, अभी तो टाइम है ना पूरा 1 घंटे तक, तो आप इनको चाहे जितने लंबे क्वेश्चन हो, अब आप आराम से इनको देखते जाइए और नोट करते जाइए। हम बता क्या रहे हैं, AP, BP, CR, RD, AS, BQ, QC, DS सबको हमने कर दिया, जोड़ दिया। यहां पर फायदा क्या मिलेगा, जो AP है उसमें अगर मैं BP जोड़ दूं तो क्या मैं उसको टोटल AB नहीं लिख सकता? AB के अंदर आप देखेंगे AP + BP मिलेगा, ये देखिए आपको मिल रहा है। अच्छा, CR और RD कहां पर है? CR और RD जो आपका आएगा, ये टोटल की टोटल CD नहीं आ जाएगी क्या? यहां से आप बताइए मुझे, इसमें कोई समस्या? इसी तरह से आप आगे भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा AS और BQ जो होगा वो हमारे पास में AS और BQ ना। अच्छा, AS और BQ नहीं, आप जरा ध्यान से देखें, AS कहां मिल रहा है? AS ये मिला, AS के साथ में कहीं ना कहीं DS मिल रहा होगा, तो इस वाले AS को साथ में DS ले लीजिए, ठीक है। और BQ के साथ में QC, BQ के साथ में QC ले लेंगे तो हमको ये पूरी एक लाइन मिल जाएगी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से नहीं लिखूं क्या? आप जरा देख के बताएं, क्या हम इसको इस तरह से ना लिखें? हमने कहा कि भाई साहब AP BP को मिलाने से मेरा AB बनता है, बहुत बढ़िया। फिर CR RD को मिलाने से CD मिलता है, ये भी अच्छी बात है। इक्वल टू AS DS को मिलाने से AD मिल जाता है, और साथ ही साथ BQ QC को मिलाने से हमारे पास में मिल जाता है पूरा का पूरा BC। ये लीजिए, इतनी बात तो हमने इस तरह निकाली कि भाई साहब ये जो अगर मैं आमने सामने की जो भुजाएं हैं, AB के साथ में किसको जोड़ दूं? CD को जोड़ दूं। कहां है CD? ये रही। AB के साथ CD को जोड़ दूं और इसके BA के साथ में, या फिर कहीं गड़बड़ लिखी हुई है, जरा बात को बहुत ध्यान समझें। हमने कहा AB BP कहां लिखा हुआ है? AP और BP, ये रहा AB पूरा लिख दिया, बिल्कुल ठीक। CR और RD, CR और RD को हम लिख सकते हैं CD। AD ये है AS + DS, AS + DS ये भी ठीक लिखा हुआ है। BC जो है BQ + QC, BQ + QC ये हमारा BC हो जाएगा, ये भी ठीक लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें लगा कहीं प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, हम ये कह रहे थे AB और CD जब जोड़ा जाए तो AB ये रहा और CD ये रहा, इन दोनों का जो सम है वो इक्वल आता है इन दोनों के सम के इक्वल। मतलब आमने सामने की जो भुजाएं जोड़ी जाती हैं वो दोनों आपस में क्या आती हैं? बराबर आती हैं। चलिए अब जरा बात को समझते हैं। ये समचतुर्भुज लाने के लिए हमें यह बताना है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आप जरा मुझे ये बताएं, क्या आप लोग ये बता सकते हैं AB जो है वो CD के, जब AB में CD जब जोड़ा जाता है और CD किसके बराबर है? CD बराबर है हमारा AD के, CB बराबर है AD का। आप देख सकते हैं CB बराबर है DA का, हमने लिखा हुआ था, क्या ऐसी बात हमने बताई थी? CB बराबर है हमारा DA का, CB कहां पे? CB DA का बराबर है। हाँ, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि हमारे पास में, एक मिनट स्टूडेंट,
देखिए कंफ्यूजन बनना तय है, बट आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। यहीं पर जो काम होने वाला है, यहीं पर एक ही स्टेप से आपका पूरा का पूरा काम बनने वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। यहां पर जो हमें कराना ए बी या सी डी को करा देना है रिप्लेस, या ए बी को कहां से, ए बी को सी डी से रिप्लेस करा दीजिए। चलिए अच्छा, ए बी को सी डी से रिप्लेस करा दो, तो ए बी की जगह पर मैंने सी डी रख दिया। अच्छा, ये जो सी डी है यह आ गया, तो ये मेरा 2CD आ जाएगा। अच्छा, यहां पर है ए डी और यहां पर है बी सी, तो ए डी और ए डी को सी बी से रिप्लेस करा दें या बी सी से। ठीक है, देखिए ए डी को मैंने रिप्लेस करा दिया, ये जो ए डी है उसको मैंने किससे, बी सी से रिप्लेस करा दिया। बी सी कहाँ है, ये रहा। अच्छा, तो ये मेरा बी सी आ गया, और ये भी तो मेरा बी सी था। क्यों, कहा यहां से हमने देखा ना ए बी जो है वो बराबर है बी सी के, तो ये हमने रिप्लेस करा दिया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 2CD हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2BC हो गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो 2 से 2 काट देंगे, CD बराबर BC आ जाएगा। मतलब ये निकल कर आया कि ये जो CD है ना, ये वाली जो भुजा है, ये हमारे BC का इक्वल आएगी। इतनी बात क्लियर। अच्छा देखिए, यहां तक जो सॉल्यूशन किया है ना, यहीं से सारी समस्या खत्म हो गई है। पता है कैसे, अब देखते जाइए और बताते जाइएगा मुझे। यही काम ही तो आपको, यही स्टेप ही चाहिए था। जब ये आ गया है तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कर पाएंगे और समझ पाएंगे। कैसे, आप जरा बात को बहुत ध्यान से देखें। मैंने कहा ए बी लिखा, ठीक है, ए बी बराबर है मेरा किसके बराबर है, ए बी बराबर है डी सी का। तो चलिए एक मैंने इक्वेशन लिख ली डी सी, ये लिखा मैंने डी सी। अच्छा, DC बराबर हो गया, AB बराबर है DC का। अच्छा, बीच में कुछ और भरना पड़ेगा, कैसे, अभी देखिए। अच्छा, ये जो DC है ना, ये जो DC है ये बराबर है BC का, तो ये मैंने भर दिया। AB बराबर BC आ गया ऑटोमेटिकली। आप बहुत ध्यान से जरा समझते चले। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, AB बराबर CD का है, ये देखिए CD दिख रहा है, AB बराबर CD का है, दोनों आपस में बराबर है। CD बराबर है BC का, ये मैंने बीच में भर दिया। ये इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर D, ऐसे आ जाए क्वेश्चन। बस यही दिखाना चाहता हूं। तो AB बराबर DC हो गया, DC बराबर BC हो गया, और साथ ही साथ BC जो है हमारा, ये जो BC है वो बराबर है DA का, तो ये बराबर है DA का। बताइए कहां कोई समस्या। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बोल रहे हैं, इक्वेशंस आपस में ही रिलेट कर रही हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए, ए बी बराबर है ना BCD का, दिया ही था, इन्होंने खुद दिया था कि भाई ए बी जो है वो CD के बराबर रहेगा, तो मैंने ए बी से शुरुआत कर ली, ए बी से शुरुआत करी, CD के बराबर रख दिया। ए बी बराबर है CD का, हमें पता चला था CD बराबर है BC का, तो CD जो बराबर था वो BC का था। देखिए CD लिखा हो या DC लिखा हो, कंफ्यूज मत होना, CD कर लो, ये DC पढ़ लो, और चाहे CD पढ़ लो, बात तो इसी भुजा की जा रही है। तो चाहे CD लिखा हो, चाहे BC लिखा हो, DC लिखा हो, नो प्रॉब्लम। तो AB बराबर CD, CD बराबर BC, और BC जो बराबर है वो DA का है। देखिए BC बराबर जो है वो DA का है। उम्मीद है ये पूरी तरह समझ में आ गई। तो इसका मतलब हमें जो सिद्ध करना था वो ये सिद्ध करना था कि चारों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब है कि समचतुर्भुज आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स, जो कि एक बेहतरीन है, अपने आप में ही एक अलग ही पर्सनैलिटी रखता है क्वेश्चन। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला कि आप लोगों को पढ़ के मजा आएगा, क्योंकि लेंथी का तो पूछो ही मत, कितना लेंथी है। कम से कम मेरा मानना तो ये है, ये जो क्वेश्चन आपका जाने वाला है ना 13 वाला, 13 है 12 वाला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये जो आपको जाएगा कम से कम 2 पेज या 2.5-3 पेज का तो जाना ही जाने वाला है। ठीक है, अगर आप सही से एक एक स्टेप करके लिखेंगे तो 2.5-3 पेज का जाने ही वाला है, नो प्रॉब्लम। इसमें देखिए समझाने क्या वाला हूं, जरा उसके बारे में जानेंगे। और ये भी मानिए जितना लंबा जाएगा ना उतना ज्यादा अच्छा कुछ सिखा के जाएगा आपको। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल में हम लोग बताना शुरू करेंगे और समझाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला गया है, आइए। इन्होंने कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा जाता है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज खींचा गया है वृत्त के चारों तरफ। परिगत मतलब उसकी जो भुजाएं होंगी वो उससे टच कर रही होंगी वृत्त से। अच्छा, इस प्रकार खींचा जाता है कि रेखाखंड BD और रेखाखंड DC जिनमें स्पर्श बिंदु D और BC विभाजित हैं, अच्छा, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति को देखिए और भुजाएं AB और AC की बात बताइए कि AB कितना आएगा और AC कितना आएगा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझे मेरी बात को। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींच लेना है, तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लें। जरूरी नहीं स्केल से नापे, हम मानेंगे कि ये हमारे पास में 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त आ गया। इसको जो है आप इस प्रकार करें, थोड़ा सा जगह बचा के चलें क्योंकि हमारे पास में अभी बहुत कुछ बनाना बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा
ये हमने यहाँ से ऐसे इस पर टच करा दिया। अगर टच ना करता हुआ दिख रहा हो तो टच करा लीजिएगा। ये हमारे पास में ऐसे इस पर टच हो गया और ये वाली जो भुजा है इस पर टच हो गई ऐसे। ये कुछ इस तरह से एक फिगर बना के हमें मिला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स की वैल्यूज भी दी गई हैं। वो वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं जरा इस बात को समझे। यहाँ से इन्होंने कहा है कि डी पर ये विभाजित है, डी पर विभाजित है, सी ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, और साथ ही साथ ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के जो एक भुजा है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर की। ये जरूरी नहीं समबाहु त्रिभुज नहीं बोला गया कि सभी की सभी भुजाएं वो होंगी 14 की, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बोला गया था कि केंद्र से जो ये त्रिज्या है ना, ये वाली जो लाइन आएगी, स्पर्श बिंदु तक हम लोग एक लाइन डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु था, यहाँ पर 90 डिग्री का बन जाएगा। और त्रिज्या जो है ना वो 4 सेंटीमीटर की है, त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। ये बात हमें यहाँ पर पता चल गई। आइए आगे देखते हैं और क्या समझाया गया है। अच्छा, डी के बाद में आप कह सकते हैं ये ई मान लिया और ये एफ मान लिया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन में मैं पहले ही बता चुका, लेंथी जाने वाला, काफी कुछ आपको इस फिगर में समझना है। फिगर को समझते चले और बताते चले, हाँ सर बढ़िया चल रहा है, ठीक। आइए फिर उसके बाद जब 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपने डाल ही दी है तो आप जब यहां से एक लाइन डालेंगे तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, स्पर्श बिंदु पर डाली गई लाइन, ये भी 90 डिग्री पर आएगी। यहां से डाली गई त्रिज्या जो होगी वो भी 90 डिग्री पर आएगी। इतनी बात तो मुझे समझ में आती है, बहुत बढ़िया चीज है। तो मतलब ये सब 4-4 सेंटीमीटर की मेरे पास में आने वाली है। उसके बाद दोस्तों ये बताओ कि बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। ये बात हम जानते हैं, चूंकि बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा सदैव बराबर होती हैं या समान होती हैं। आप लिख सकते हैं समान होती हैं। अच्छा, डाली गई स्पर्श रेखा सदैव बराबर होती है। तो आप जरा मुझे ये बताएं, ये जो है ये स्पर्श रेखा ही तो है, बी से जो है एक बीई और बीडी स्पर्श रेखा डाली जा रही, तो क्या मैं इसको 8 नहीं बोल सकता? क्या मैं इसको 8 नहीं बोल सकता? यहां पर बीडी जो आएगी वो बराबर होगी बीई की, ठीक है। अब क्योंकि बीडी 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब बीई भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से जरा इस पे ध्यान दे, सीडी और सीएफ, ये हमारे पास में सीडी और बराबर हो गया CF, क्योंकि CD 6 सेंटीमीटर है इसलिए ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर का। यहां से A से जो आप भुजा डाल रहे हैं ना, ये इसकी लंबाई नहीं पता है, इसकी लंबाई नहीं पता है, राम सहारे इसकी लंबाई है। तो राम सहारे क्यों रखे, हम लोग इसको मान के चलेंगे, अपने सहारे बनाएंगे। तो हमने लिख दिया, माना AE बराबर में EF, AE और EF ये दोनों ही कितनी आ जाएंगी, AE EF मैंने x मान ली। अगर ये x होगी तो ये भी x होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो बोलिए यस सर, बढ़िया से आपकी बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखिएगा यहाँ करने का तरीका क्या। देखिए यहाँ पे ना ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल की सहायता लेनी पड़ेगी। वो भी एक नहीं 2 तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। अब 2 तरीके से कैसे, आपको एक चीज बताई गई होगी कभी, जब आपके पास में एक तो होता है समबाहु, एक होता है समद्विबाहु मतलब जिसमें 2 बाहु समान हो, एक होता है विषम बाहु जिसमें आपकी कोई भी भुजा समान ना हो। दोस्तों जिसमें आपकी कोई भी भुजा समान ना हो, मान लो ये A सेंटीमीटर की, ये B सेंटीमीटर की, ये C सेंटीमीटर की है। जब कोई भी भुजा समान नहीं होती है तो उस समय हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो अर्ध परिमाप निकालते हैं, ये मैं समझा रहा हूं, इसको आप अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब भी कोई चीज निकाली जाती है तो इसका अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। परिमाप का आधा कैसे किया जाता है, S निकाला जाता है, जिसको आप लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। S मतलब क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, और ये होता है तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर देना। तीनों भुजाएं जोड़ दोगे तो परिमाप आ जाएगा, परिमाप को आधा कर दोगे तो अर्ध परिमाप बन जाएगा, ठीक है। S निकलने के बाद में जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो एक क्षेत्रफल तो आप इस तरह से निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्षेत्रफल आप इस तरीके से निकालेंगे जब आपके पास में भुजाएं आ चुकी हैं। अगर भुजाएं आ चुकी हैं तो क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करिए। आइए बताते हैं। तो जरा ध्यान से देखें और मुझे ये बताएं, क्या आपको भुजाएं मिल रही हैं कहीं पर? अगर मैं बात करूं AB की
तो क्या आप कह सकते हैं 8 प्लस एक्स होगा, ए से लेकर बी तक। एक्स इतना है, 8 इतना है, एक्स ये रहा, 8 ये रहा, दोनों को मिलाकर 8 प्लस एक्स हो गया। अगर मैं बात करूं बीसी की, तो बीसी मेरे पास में आ जाएगा 8 प्लस 6 मतलब पूरा आ गया 14। अच्छा इधर की बात कर लो सीए की, जो कि आपके पास आ जाएगा 6 प्लस एक्स आ जाएगा। ये मेरी बात भुजाएं आ गई। भुजाएं आ गई तो अर्ध परिमाप निकालिएगा, अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप कैसे आएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ने से और आधा करने से आएगा। तो ये हमने जोड़ दिया, 8 प्लस एक्स ए बी रखा, BC कितना रखा 14 रखा, CA कितना रख देंगे 6 प्लस एक्स रख देंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और जरा बातों को मेरे को बहुत ध्यान से समझाएं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ये 14 और प्लस 6 मिलकर 20 हो गया, और 20 में जब आप 8 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, और x में x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 14 प्लस एक्स बच गया, नीचे 2 है, 2 से 2 काटोगे 14 प्लस एक्स नहीं बचेगा क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? इतनी बात क्लियर? यही मेरा ऐसा आ गया, यही मेरा अर्ध परिमाप होता है कि नहीं होता है, जरा बताइएगा। जब अर्ध परिमाप आ जाता है, अभी अभी मैंने एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख कर दिया था आपको कि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का जो आप निकालने जाओगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, एस माइनस सी ए। यही चीज आएगी कि नहीं आएगी? मैंने कहा था ना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो वो तो भुजाओं की डायरेक्ट वैल्यू थी। तो जो ए भुजा ये थी, बी भुजा ये थी, सी भुजा ये थी, बट मुझे पास तो भुजाएं है नहीं, मैंने ए बी रखा भुजा को, तो एस में से एक ए बी भुजा माइनस कर दी, एस में से बी सी भुजा माइनस कर दी, एस में से सी ए भुजा माइनस कर दी। ये मेरे पास में कुछ इस तरह की इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, इसमें लगाकर करने से अच्छा है मैं अलग अलग निकाल के दिखा दूं। जैसे आपको मैं दिखाऊं कि चूंकि s माइनस ए बी अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो s कितना है 14 प्लस x है, माइनस करेंगे ए बी को, और ए बी की वैल्यू है 8 प्लस एक्स। जब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस का 8 माइनस का x आ जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचा। ये बात समझ में आई? इसी तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, s माइनस बी सी आप जब निकालेंगे तो s आपके पास में है 14 प्लस एक्स माइनस का 14, क्योंकि बी सी की वैल्यू 14 है और 14 प्लस का है 14 माइनस का है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू x बच गई। और साथ ही साथ जब आप जानते हैं सी ए की वैल्यू जब निकालनी पड़ जाए तो s माइनस सी ए करेंगे, और s माइनस सी ए करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास में ये s की वैल्यू 14 प्लस एक्स है, माइनस सी ए की वैल्यू 6 प्लस एक्स है, तो मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का x माइनस का कैंसिल, ये बच गया 8, तो s माइनस सी ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये बातें हमको यहां से समझ में आ गई, s माइनस बी सी इतना आ गया और s माइनस ए बी इतना आ गया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ये अलग अलग टुकड़ों में निकाल के लिख लिया ताकि हमको एक साथ यहां पे ना करना पड़े। अब जो बस वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। देखो एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्या लगा दें, स्क्वायर रूट लगा दो। s कितना आएगा, s हमारे पास में कहां पर आया था, अर्ध परिमाप, जो कि हमारे पास ये है 14 प्लस एक्स हो गया, और साथ ही साथ ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ गया, इंटू एक्स आ गया और इंटू 8 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये देखिए s माइनस ए बी की वैल्यू जो मैंने डायरेक्ट निकाली थी, s माइनस बी सी की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, और s माइनस सी ए की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, वो सब रख दी। तो आप देखेंगे 8 चौक 32, तो ये अंदर में क्या बन गया 32x 14 प्लस एक्स, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ एबीसी आ गया। तो पूरा एरिया ऑफ एबीसी आ गया। लेकिन अभी भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, अब हम लोग ना एक और तरीका लगाएंगे और उससे हम लोग निकालेंगे एरिया। अब बताइए एरिया और कैसे निकाला जा सकता है, अब हम बताते हैं, आप जरा बात को ध्यान से समझें। एरिया और कैसे निकाला जा सकता है? आपने कभी एक एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या ये बात आपने कभी पढ़ी है? इसका कोई काम नहीं मिलने वाला है। अब जो काम मिलेगा स्टूडेंट्स आपको इसी का मिलेगा, यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसको चाहे आप अपने सेफ जगह रख लीजिए, ये अभी रफ हो सकता है गलती से, तो मैं इसको यहाँ रफ नोट कर देता हूँ। 32x प्लस 14 प्लस एक्स, यही हमारा एरिया आया था ना, इसी का ही काम आने वाला है। चलिए अब जरा मुझे ये बताइए, क्या कभी आपने ये पढ़ा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, होता है कि नहीं होता है? अगर ये होता है तो आप लोग उसी के जरिए इसका आंसर निकालेंगे। जरा इस बात को ध्यान से समझें। मैंने यहां पर कर दी रचना, अब यहां पर मैं ना अगला स्टेप करूंगा रचना का। इतना क्वेश्चन करने के बाद अब रचना हम लोग करेंगे, और रचना में हम लोग क्या करने वाले हैं, रचना में हम लोग ये करने वाले हैं कि C को O से मिलाओ और O को B से मिलाओ, C को
बी और बी सी को ओ से मिलाया, ठीक है, ओ से मिलाया, या यूं कहा जाए बी सी और ए को भी साथ में ले लो, ए को भी साथ में ही ले लो। मैं कहता हूं ये मैंने लिख दिया ए बी सी, यहां से भी मिला लो। चलो अब देखो बेहतरीन से समझ में आएगा। ए बी सी को ओ से मिलाया, ये मैंने रचना कर दी। इस तरह करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से देखें कि आपने यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज बना लिया है। एक त्रिभुज बना लिया है कुछ इस तरह का, जहां पर आपको दिखेगा ये O है, ये C है, ये B है। नीचे का आधार आपका हो जाएगा 14 टोटल, ऊंचाई आपकी आ जाएगी 4। क्या ये बात समझ में आती है? तो मतलब आप लोग इतना एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। इतना एरिया एक त्रिभुज का निकल आएगा। अगर इतना एरिया आ जाता है, अब इन सबको मिटा दो, नो प्रॉब्लम, यहां से हम लोगों का कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। अगर इतना एरिया आप लोग निकाल सकते हो तो आप कहेंगे त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ओबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज ओबीसी जब हम लोग करने गए तो आपको पता चल गया होगा 1/2 गुणे लंब और गुणे आधार हम लोग लगाते हैं कि नहीं। तो 1/2 गुणे लंब कितना आएगा इस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का लंब आ जाएगा 4 और आधार कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 2 से काटा और ये हमारे पास में हो गया 14 दूना 28। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। जो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है 28, ठीक। अच्छा, इसी तरह से आप देख रहे होंगे यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर ये यहां तक, ये वाला एरिया आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताइए। इस त्रिभुज को मैं बनाऊं, इस त्रिभुज को आप ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाया, ये मेरा O था, O से हमारी एक लाइन डाली जा रही है E तक, ठीक है, 90 डिग्री पर है, और साथ ही साथ यहां से मेरा एक A गया है और यहां पर एक B आया है। अच्छा, इस भुजा की जो लंबाई है वो है 8 + x है, और साथ ही साथ ये जो OE की लंबाई है वो तो हमारी 4 ही आने वाली है। O से लेकर E तक जो लंब डाला गया वो तो हमारी 4 आने वाली। फिर से उसी तरह से इसका एरिया निकालिए। त्रिभुज OAB का एरिया जब आप गए तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? 1/2 गुणे लंब, लंब कितना है? 4 है, आधार कितना है? 8 + x है। तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, यहां पर आ जाएगा 2 8 16 और 2x आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इतना मेरे पास में इसका आधा, इसका एरिया आ गया, इस वाले का एरिया आ गया 16 + 2x आ गया, ठीक। अच्छा, यहां पर 28 आया था, यहां 16 + 2x आ गया। आइए अगला देखिए, अभी एक और त्रिभुज बचा हुआ है। एक और त्रिभुज कौन सा बचा हुआ है? ये वाला। अब आप इसमें भी वैसे ही आप समझ रहे होंगे, इसका एरिया निकाल लीजिए। देखिए धीरे धीरे पूरा एरिया निकल आया कि नहीं। पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, तीनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया निकल आएगा, ठीक है। आइए तो हम लोग यहां करेंगे OAC का एरिया। OAC बना लीजिए अपने पास, OAC, AC की जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 6 + x आ जाएगी, और यहां से O से लेकर एक लंब डाला गया है जो कि F पर काटता है, F पर 90 डिग्री पर काटता है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद OF की वैल्यू जब आप देखेंगे तो वो आएगी 4। फिर से इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज OAC कितना आ गया? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से काटा तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 × 12, कितना आ गया? 2 × 12 और प्लस 2x आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो मेरे पास में इसका एरिया निकला है, ये मेरे पास लिखा हुआ है ना 32x + 14 + x। अच्छा, अब जरा और समझिएगा, आप जरा मुझे ये बताइए, क्या यहां पर अगर मुझे पूरा एरिया चाहिए तो क्या मैं इस वाले टुकड़े का, इस वाले टुकड़े का और इस वाले टुकड़े का तीनों का एरिया ऐड कर दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा? तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC का जो एरिया अगर मुझे बनाना पड़ गया तो त्रिभुज, सबसे पहले मैं OCB को जोड़ूंगा। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज OBC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज OBA प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज OAC का। अच्छा, OBC कितना आएगा? इसका एरिया कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, राइट। 28 आया था, इसका एरिया कितना आ गया? प्लस कर दिया 16 + 2x आ गया। इसका एरिया कितना आ जाएगा? तीसरा वाला जो आया था 12 + 2x आ गया, ठीक है। और समझिएगा, सबको ऐड करिए। 28 में 12 जोड़ा तो 40 हो गया, 40 में ये जोड़ा 56 हो गया, 56 में 4x आ जाएगा, 2x और 2x मिलाकर कितना आ गया? 4x आ गया। 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 4 कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा? 4 दूनी 4 × 4, 4 × 4 16 + x
मतलब 4 कॉमन चला गया। ठीक, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है? एरिया की वैल्यू है, एरिया ABC का। और ये भी तो एरिया ही था, ये भी तो एरिया ही था। क्वेश्चन देखिए, मैंने पहले ही कहा था लंबा बहुत जाने वाला है। पहले आपको मैंने परिमाप की विधि से आपको बताया कि एरिया कैसे निकालना है, फिर मैंने आपको ये बताया कि आपको टुकड़े टुकड़े करके एरिया निकालना है, फिर उनको जोड़कर पूरा एरिया बना देना है। ये बात भी हमने समझ ली। तो मेरे पास में एक एरिया इस तरीके से आया, एक एरिया इस तरीके से आया। ये बात बताइए जरा, इसका एरिया चाहे किसी भी विधि से लगाओ जाके, क्या हर बार बदल जाएगा? हर बार क्षेत्रफल बदल जाएगा क्या? अरे आपके सामने जो बुक रखी हुई है, अगर आप उसका एरिया निकालेंगे किसी भी विधि से लगाओ, क्या उसका एरिया बदल रहा है? बुक घट बढ़ रही है क्या हर बार? एरिया जो बदलेगा उसका नहीं ना, फिगर तो घटा नहीं बढ़ा नहीं, तो एरिया कैसे घट बढ़ सकता है? इसका मतलब पहले जो एरिया आया होगा और अभी बाद में जो एरिया आया है वो दोनों बराबर होने चाहिए। बस यही तो आपको चाहिए था कि इसका हमने उस विधि से जो निकाला था, अर्ध परिमाप की विधि से जो एरिया निकाला था वो एरिया, और जो ये हमने लंबाई चौड़ाई लगा के एरिया निकाला ये एरिया, दोनों ही एरिया क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे चूंकि, अच्छा देखिए ये वाली क्वेश्चन जहां बनाई थी ना, वहां पर आप लोग मार्क कर दीजिएगा समीकरण 1 और इसको मार्क कर दीजिए समीकरण 2। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो हमने कहा क्योंकि क्षेत्रफल तो एक ही चीज का है, निकालने चाहे किसी भी विधि से, तो क्षेत्रफल तो बदलना नहीं चाहिए। जब क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा और ये वाला क्षेत्रफल होगा, दोनों ABC के ही तो क्षेत्रफल है, दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर बराबर हुए तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 14 + x, ये बराबर होगा इसका 14 + x का। क्या ये बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? बताइएगा मुझे, क्या इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? सॉल्व कर दो, आंसर ले आओ। सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायर इधर है, स्क्वायर रूट है, इसको उठा के उधर भेजोगे स्क्वायर बन जाएगा। चलिए करते हैं, इसको उठा के उधर भेजा, 32 + x 14 + x, ये हो गया 4 और 14 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बिग ब्रैकेट लगा लो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, ये बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे तो ये तो a + b का होल स्क्वायर खुलने को दिख रहा है। यहां पर प्लस क्या कर रहा है? ये तो मल्टीप्लाई में थे ना तीनों, तो 32x, अच्छा मेरे हिसाब से इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या ना करिए, अभी देखिए कट रहा है। क्योंकि कैसे कट रहा है? जब 4 का स्क्वायर खोला तो 16 हो गया, 14 + x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 से हमने इसको काट दिया 32 से, तो बच गया 2x। अब छोटा हो गया, छोटा हो गया तो मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। 14 + x, ये हो गया a का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 256 हो गया। नहीं, 14 का स्क्वायर 196 होता है स्टूडेंट्स, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और देखिए आगे, अब क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करिए, 2 14 का किया तो 28x आ गया, 2 को x से किया 2x² आ गया। अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास में 196 आया था, 196 + x² + 28x। क्या इतनी बात में कोई समस्या है? x नहीं है स्टूडेंट, मुझे लगता है गड़बड़ होने वाली है। 196, a का स्क्वायर खाली 196 आएगा, और साथ ही साथ b का स्क्वायर हो गया 2ab हो गया। ठीक है, अब तक तो ठीक चला। फिर उसके बाद में देखिए इन सबको उठा के इधर ले आइए ताकि x² का साथ कुछ हो सके। देखिए 2x² में माइनस आ जाएगा x² प्लस 28x माइनस 28x, और साथ ही साथ यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस का 196, माइनस का 196 हो गया, = में 0। देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, यहां से आप काट दोगे x², ये हो गया 196। आपको पता है क्या, ये इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसको ऐसे सॉल्व करिए, x² - 14 का स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। फिर आप क्या कर सकते हैं? a² - b² है, एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, और जब माइनस में आया है तो हम कहते थे ना कि यदि, यहीं पर लगा दें, यहां पर लगा दो यार, बहुत दूर हो जाएगा। यदि x + 14 = 0 तो x = -14, और x तो कोई लेंथ है ना, लेंथ माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसको बोलोगे अमान्य आया है।
और यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आएगा। x की वैल्यू 14 आएगी। इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी x निकालने के लिए। x की वैल्यू 14 आएगी स्टूडेंट्स। पूरा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुआ है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं आने पाई। ये तरीका था जो कि आपको इस तरह को करना था। देखिए क्वेश्चन की हालत देख सकते हैं, फिगर की हालत देख सकते हैं, हमने काम कितना किया इसके ऊपर, समझ रहे हैं आप। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी बेस कमजोर है। ठीक, इतनी मेहनत के बाद में तो अब मुझे लगता है एक बार तो शेयर बनता है, तो एक बार शेयर कर दीजिए। पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा एक और बात और, क्वेश्चन नोट किया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है, अच्छी बात है। अगर नहीं नोट किया है तो भी अच्छी बात है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता ही है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे पीडीएफ और वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन किया जाए और अगला क्वेश्चन समझा जाए क्या है और कैसा है। क्वेश्चन में फिर से आप लोगों को दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन इतने लेंथी थे ना, इनमें ना एक घंटा तो जाना पॉसिबल ही है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कराए, लेकिन देखिए 1 घंटा लगभग विश्लेषण होने वाला है। ये जो क्वेश्चन किया है ना, यही क्वेश्चन सब क्वेश्चंस का बाप था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन में 13 वाला क्या बोलता है। स्टूडेंट्स सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, फिर से परिगत बाहर की तरफ बनी हुई चतुर्भुज, आमने सामने के भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये बात, संपूरक का मतलब क्या होता है, जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। ये रहा वृत्त, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज है। ठीक, ये चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज कुछ ऐसा जो कि इसको स्पर्श करता हुआ जाता हो। देखिए स्पर्श करवा दिया हमने। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट स्पर्श करना जरूरी है। ए बी सी डी, ये क्या हो गया, पी क्यू आर एफ। कोई पी क्यू आर एस बोल दो, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसकी टेंशन नहीं है। केंद्र पर, ठीक है, इन्होंने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, परिगत बना चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, मतलब ये भुजा ले लो और ये भुजा ले लो, ए बी ले लो और डी सी ले लो, ये ले लिया, कि भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। जरा बात को ध्यान से देखें, यहां से इस डीसी वाली भुजा से एक केंद्र पर कोण बनाओ, ये लो एक कोण बन गया। यहां से एक कोण बनाओ, ये लो ये भी कोण बन गया। तो ये कोण और ये कोण जो होना चाहिए संपूरक होना चाहिए, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो कुल मिला के बात क्या सिद्ध करनी है, आपको समझ में आया। आपको बात ये करनी है, एंगल ए ओ बी, अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री का। तो आप सोच रहे होंगे सर अगर इस भुजा ने किया तो ये वाली भुजा भी तो कर सकती है। ए डी से हमने एक कोण डाला तो मतलब ये वाला कोण, और बी सी से हमने कोण डाला मतलब ये वाला कोण भी हमारा क्या होना चाहिए, इतना ही 100 संपूरक होना चाहिए। तो मतलब एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी भी हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। यही बात आपको सिद्ध कीजिए में दी गई है स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, ये सिद्ध करना है। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो हम लोग जानते हैं। अच्छा आप ये भी जानते होंगे, क्या जानते हैं कि जब रेखाएं हमारी बराबर होती हैं तो रेखाओं द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। आइए बताते हैं कैसे। आप जरा मुझे ये बताएं, क्या मैंने यहां से एक लाइन डाली जो कि आपको रेडियस दिखेगी, यहां से डाली गई जो OS है वो रेडियस है, यहां से डाली गई लाइन OR रेडियस है, यहां से डाली गई लाइन OQ रेडियस है, यहां से डाली गई लाइन OP रेडियस है। कितने टाइप के एंगल दिख रहे हैं, बता सकते हैं कितने टाइप के एंगल दिख रहे हैं। एंगल दिखेंगे आपको, यहां से मान के चलते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 एंगल दिख रहे हैं आपको, राइट। 8 एंगल दिख रहे हैं। अब आपको यहां ध्यान ये देना है कि इनमें से ना कुछ एंगल बराबर आएंगे। कौन से एंगल बराबर आएंगे, आप यहां पे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो भुजाएं हैं ना,
ये जो भुजा आपको दिख रही है और ये जो भुजा दिख रही है, ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का कार्य कर रही है। मतलब CR और CQ जो है वो स्पर्श रेखा का कार्य कर रही है। तो इस जरिए मैं ये कह सकता हूं कि आपकी ये भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और भुजाओं के सामने के कोण भी जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे बराबर होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके सामने वाली कोण ये और इसके सामने वाले कोण ये दोनों ही क्या होगा, बराबर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण, चूंकि बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा समान होती है। 2 बार हो गया। और बताइए, और इनके विपरीत कोण भी समान होंगे या समान होते हैं। ये बात हमें पता है। आपको ना पता हो तो आप इसको याद करें और पता करके रखें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, तो इसके सामने वाला जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 का बराबर होगा। ये बात क्लियर। इसी तरह से देखेंगे, ये वाली भुजा समान आएगी तो इसके सामने वाला एंगल 4 जो है वो एंगल 5 का इक्वल निकल कर आएगा। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान है तो इसके 6 और 7 बराबर हो जाएगा। एंगल 6 जो होगा एंगल 7 के बराबर, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर आएगा। स्टूडेंट्स, क्या इतनी बात में कोई समस्या है आपको? बताइएगा। नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जरा एक बात और समझाएं स्टूडेंट्स। मैं अगर इस लाइन पॉइंट के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर आया तो कितना डिग्री घूम कर आया, जरा बता सकते हैं कितना डिग्री घूम कर आया? तो बेटा, जब भी आप एक चक्कर लगाते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी हम एक चक्कर लगाते हैं तो वो 360 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से लेकर मैं ये चला जा रहा हूं, यहां तक घूम फिर के पूरा आ रहा हूं, ये पूरे एंगल मैंने समेटते हुए आ गया उसी पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये जितने भी एंगल मेरे टूटे थे ना, छोटे छोटे एंगल जो टूटे थे, 8 एंगल टूटे थे, वो सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 360 हो जाना चाहिए। तो चूंकि हम फिर से लिख सकते हैं, चूंकि एक वृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो बताओ कौन कौन से कोण बने? 1 बना, 2 बना, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनको अगर आप जोड़ दें तो 360 डिग्री आ जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप जरा फोकस करें। प्रोसेस हमारा ये होना चाहिए कि हमें ये एंगल मिल जाए, 1 और 2 और 6 और 5 मिल जाए, बस इन्हीं को तो हमें दिखाना है कि भाई AOB जो होगा, AOB जिसमें 6 और 5 आता है, DOC जिसमें 1 और 2 आता है, इनको ऐड करने से 180 डिग्री आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती? तो मतलब मुझे 1, 2 और 6, 5 बचाने हैं। 1, 2, 6, 5 बचाने हैं। इस बात को ध्यान से देखिए, आइए बताते हैं। 1 बचा लो, 2 बचा लो, 3 को हटाओ। 3 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो 3 की जगह 2 रख दो। ये कॉमन सेंस है, इसे ही कहते हैं तरीका, इसे ही कहते हैं क्वेश्चन लगाने का दिमाग। 4 हटाओ, 4 बराबर है 5 का, 5 रख दो। 5 हमें चाहिए स्टूडेंट्स, तो 5 मत हटाओ। 6 भी हमें चाहिए, 6 मत हटाओ, तो ये वाला 6 रखा रहने दो। ये 7 हमें नहीं चाहिए, 7 हटा दो। 7 बराबर है 6 का, तो 6 ले आओ यहां पर, और 8 ले आओ। एंगल 8 हो गया। 8 नहीं चाहिए यार, 1 चाहिए इसकी जगह पर। एंगल 8, 1 बराबर, ये बराबर है 8 का। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन कुछ इस तरह से डेवलप हो चुकी है कि जो 1 है वो 1 के बराबर, और जो 2 है ये 2, 5, 5, 6, 6 दो बार आ गए हैं। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक, 2 बार एंगल 1 आ गया, 2 बार एंगल 2 आ गया, 2 बार एंगल 6 आ गया, और 2 बार एंगल 5 आ गया, 2 बार एंगल 5 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? बराबर में 360 है। सबसे क्या करो, 2 2 2 कॉमन ले लो, सबसे 2 2 2 कॉमन ले लो।
तो आप कहोगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 5 हमारे पास में 360 डिग्री। 2 से काटो इसको, 180 डिग्री बचा कि नहीं बचा। अब बताओ जरा, मैनेज इस प्रकार से करना है कि 1 और 2 को एक ब्रैकेट में ले लो, 6 और 5 को एक ब्रैकेट में ले लो, बीच में प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सब में प्लस ही तो है। और बताओ जरा, 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं, बताइए ये एंगल और ये एंगल जब आप पूरा जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक, डीओसी बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। ये डीओसी जब बन गया है तो एंगल 1 और 2 को मिलाने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में डीओसी आ जाएगा, एंगल डीओसी आ गया। 6 और 5 को मिलाने का मतलब ये हुआ यहां से यहां तक एंगल AOB आ गया, और ये दोनों ही बराबर है 180 डिग्री के। इसका मतलब ये संपूरक हो गया। यही सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। क्या कहानी समझ में आई बताइएगा। यही तो करना था, डीओसी और AOB। डीओसी और AOB को ऐड करने से 180 डिग्री आना चाहिए था, देखिए आ गया। फिर से यही काम करिए, फिर से यही काम करिए। इस बार 7 और 8, 4 और 3 को बचा लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से बताते हैं। अरे यार मिटा दिया, बेफिजूल मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप समझदार है ना, अब मेरी बात को समझ पाएंगे। अब देखिए फिर से वही काम करने जा रहे हैं, इस बार ये और ये एंगल प्रूफ करके दिखाएंगे। आइए फिर से वही लाइन लिखिएगा, बाय। क्योंकि एक वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री होता है, तो इन सब को ऐड करने से मेरा कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो हमने कहा चूंकि एंगल 1 में एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 को जब आप जोड़ेंगे तो 360 डिग्री बनाएगा। अब इस बार आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 7 और 8, 4 और 3 बचना चाहिए, 6, 5, 1, 2 नहीं चाहिए। आइए, 1 नहीं चाहिए तो 1 नहीं चाहिए तो 1 को रिप्लेस कराओ 8 से। 2 नहीं चाहिए, 2 को रिप्लेस कराएंगे हम लोग 3 से। 3 चाहिए स्टूडेंट, 3 और 4 चाहिए। 5 और 6 नहीं चाहिए, 5 को रिप्लेस कराओ 4 से। 6 को रिप्लेस करा दो 7 से। 7 चाहिए और 8 चाहिए। आप देख रहे हैं ना, ये सब 8 वाला 2 बार आ गया, 7 वाले 2 बार, 4 वाला 2 बार, 3 वाला 2 बार, मतलब सबसे 2 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा एंगल 3 और एंगल 4। ये क्या लगा दिया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8, सबसे 2 कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से ये से ये कट गया 108। अच्छा, इसको लिखने के लिए आप ऐसे करेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 को एक ब्रैकेट में ले लें, एंगल 7 और एंगल 8 को एक ब्रैकेट में ले लें, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई अगर 3 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल आएगा। पूरा एंगल आने का मतलब है BOC आना, BOC आना। 7 और 8, ये 7 ये वाला एंगल, 8 वाला ये वाला, मतलब पूरे एंगल को अगर आप ऐड कर देंगे तो AOD आ जाएगा, एंगल AOD आ जाएगा। दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो हमें बताना था। AOD और BOC को मिलाकर 180 डिग्री आना, यही सिद्ध करना था। देखिए हो गया। तो आमने सामने के जो कोण अंतरित किए जा रहे हैं वो हमारे 180 डिग्री मतलब संपूरक होते हैं। इस बात का सिद्ध हो गया। यही काम आपको करके दिखाना था स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि पूरी तरह से क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहां पर और कुछ भी नहीं था। जो बातें मैं आपको लिख के देता हूं या जो बताता हूं उनको जरूर लिखा करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, समझ में आ सके। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं भाई, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री तो बच्चों को वैसे भी परेशान करती ही करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट मेरा मानना यह है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइन्स को समझ रहे हैं, एंगल्स को समझ रहे हैं, तो आराम से आप लोग कर पाएंगे, चीजों को आप लोग मेंटेन कर पाएंगे। क्लियर? आइए तो बताइएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप आराम से कमेंट करके बैठ कर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। सारी बातें आप हमें कमेंट के जरिए हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेरी बात है वो ये है कि आप लोग जो सेशन अगर आपने देखा है, समझ में आया है पूरा सेशन, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में और सोशल मीडिया के साथ में शेयर जरूर करिएगा। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो आपका कंटेंट है ना, इसको पहुंचाने की कोशिश करिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये उनका भी फायदा हो सके, कुछ ना कुछ वो लोग भी सीख सकें। चलिए, तो बाकी और जानकारी के लिए अगर आप हमारे साथ किसी भी सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंकों को फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप हमारे साथ कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप भी आपके लिए बनाया गया है, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी अदर सब्जेक्ट का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपना सजेशन बता सकते हैं कमेंट में लिखकर। तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।